जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख में दृष्टिपटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छड़ी और कोन कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर रेटिना जो है आंख का वह भाग है जहां पर प्रकाश की छवि बनती है। रोड्स और कोन्स की बात करें तो रोड जो है छड़ी कोशिकाएं या कम रोशनी में यानी कि रात्रि दृष्टि में देखने में मदद करती है। ये रंगों को नहीं पहचानती। और कोन कोशिकाएं की बात करें तो उजाले में देखने व रंगों की पहचान में सहायक होती हैं। रेटिना पर बनी छवि हमेशा उल्टी होती है जिसे मस्तिष्क सीधा कर लेता है। यह भी ध्यान रखेगा, रेटिना पर जो छवि बनता है वह हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क जो होता है या इसे सीधा कर लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा है कि कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है यह जानना चाहिए आपको। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। 6 जो है कार्बन का परमाणु क्रमांक है। 6 इसका परमाणु क्रमांक है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्ष में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कक्ष ही संयोजकता कक्षा होती है, या हम लोग जानते हैं कि दूसरे कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इन्हें 4 अन्य परमाणुओं से बंध बनाने में सक्षम बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों की कंपन दिशा तरंग के संचरण दिशा के समांतर होती है। क्या? तो ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों की कंपन दिशा तरंग के संचरण दिशा के समांतर होती है। ये तरंगे माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में चल सकती हैं लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में, फिर मध्यम में, द्रव में और सबसे धीमी जो होती है गैस में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन संचालन के लिए शरीर में 2 प्रकार के ऊतक मिलकर कार्य करते हैं। क्या? तो संचालन के लिए संचलन यानी कि मूवमेंट के लिए शरीर में दो प्रमुख प्रकार के ऊतक मिलकर कार्य करते हैं। कौन कौन से? तो पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। पेशीय ऊतक में क्या है, तो संकुचन और सिलचन करके हड्डियों को खींचते हैं जिससे गति संभव होती है। तंत्रिका ऊतक क्या करता है, तो पेशियों को संकुचित होने का संकेत भेजता है। दोनों के समन्वय से ही शरीर की गति नियंत्रित होती है। संयोजी ऊतक हड्डियों रक्त आदि का निर्माण करता है, गति में सहायक होता है पर मुख्य उत्तरदायी नहीं होता। उपकला ऊतक शरीर की सतह को ढकता है और गति से कम संबंध रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। आपसे पूछा है कि जो हमारे शरीर की हड्डी है वह निम्न में से किस ऊतकों का उदाहरण है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी एक कठोर संयोजी ऊतक होती है जो शरीर की संरचना, सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कोलाजेन फाइबर और कैल्शियम फास्फेट जैसे खनिज लवण होते हैं जिससे यह कठोर और मजबूत होती हैं। हड्डियां रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होती हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में कार्य करता है। भारी जल जिसका रासायनिक प्रतीक होता है D2O, भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य तेज न्यूट्रॉन को धीमा करना होता है ताकि वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में सहायक बन सके। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करके अधिक प्रभावी विखंडन में सहायता करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की थी, या सही है। जेएल बेड ने टेलीविजन की खोज की थी, या भी सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी, या भी सही है। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज की थी, यह गलत है। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपसे पूछा था गलत युग्म को चिन्हित करें, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज नहीं की थी। डायनामाइट की खोज जो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्होंने रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। और अन्य विकल्प जो दिया हुआ जेम्स वाट स्टीम इंजन में सुधार, जेएल बेड यांत्रिक टेलीविजन के आविष्कारक और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे ये सब। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। आपसे पूछा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी का अवशोषण बड़ी आंत का प्रमुख कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो बड़ी आंत जो है जल और लवणों का अवशोषण करना हो तथा अपशिष्ट पदार्थों को ठोस रूप में परिवर्तित करना ही बड़ी आंत का प्रमुख कार्य है। यहां पाचन नहीं होता क्योंकि अधिकतर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही पूरा होता है। बड़ी आंत के भाग क्या क्या है, तो सीकम, कोलन और रेक्टम, ये सब बड़ी आंत के भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। पेलेग्रा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासिन की कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेलेग्रा एक पोषण संबंधी रोग है जो विटामिन B3 जो कि बी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है, जो कि विटामिन B3 यानी नियासिन या ट्रिप्सोफैन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, कुछ प्रमुख विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इससे रासायनिक नाम बताते हैं। तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, पूछ लेता है एग्जाम में। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नाइसिन और निकोटिनमाइड। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है फोटोथैनिक। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। सीधे सीधे रासायनिक नाम ही पूछ लेता है आपसे। विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ये सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि दर्पण की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा। आपसे पूछा है कि यदि दर्पण की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समान रहेगा। चलिए जान लेते हैं क्यों। यदि दर्पण समतल हो और उसकी दूरी वस्तु से दुगनी या चौगुनी कर दी जाए तो भी प्रतिबिंब की आकार और स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, इसलिए चाहे इसे दुगनी कर दें, चौगुनी कर दें या 10 गुनी कर दें, परंतु समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है वह वस्तु के हमेशा बराबर बनता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैलोरी भी उष्मा का मात्रक है, जूल भी उष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी भी उष्मा का मात्रक है, परंतु डिग्री सेल्सियस जो है तापमान का मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैलोरी जो है उष्मा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, उष्मा का मात्रक है। जूल भी उष्मा और ऊर्जा मापने के लिए होता है, उष्मा व कार्य का एसआई मात्रक है। किलो कैलोरी की बात करें तो बड़ी मात्रा की उष्मा मापने के लिए होता है, उष्मा का बड़ा मात्रक है। और डिग्री सेल्सियस जो है तापमान मापने के लिए होता है, तापमान का मात्रक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त समूह AB जो है वह किस प्रकार का होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल रिसीवर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर रक्त समूह O दिया होता तो यूनिवर्सल डोनर हो जाता।
ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि यह ए बी और ओ सभी रक्त समूहों को बिना प्रतिक्रिया के ग्रहण कर सकता है यदि आरएच फैक्टर अनुकूल हो। इसका कारण यह है कि ए बी रक्त समूह को कोई एंटीबॉडी नहीं होती। रक्त समूह क्या है, क्यों है, तो यूनिवर्सल डोनर जो है, यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि यूनिवर्सल रिसीवर जो सर्वाग्राही होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है उससे। तो हमेशा ध्यान रखिए जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वह यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी कि सर्वाग्राही होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी को कौन से नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का जो अन्य नाम है वह एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है या जल में घुलनशील विटामिन है या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और घाव भरने में मदद करती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है या अत्यधिक मात्रा में नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद आदि में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है। आपसे पूछा है कि रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्रिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिप्रिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। HEPARIN। हिप्रिन एक प्राकृतिक एंटीकोआगुलेंट है जो रक्त में थक्का जमाने को रोकता है या यकृत फेफड़ों और कुछ रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिन की क्रिया को अवरुद्ध करता है। थक्का जमाने वाले कारक कौन से है, तो थ्रोम्बिन है जो कि रक्त जमाने वाला एंजाइम हो। फाइब्रिन की बात करें तो थक्का बनाने वाला प्रोटीन जाल होता है, तो हिप्रिन थक्का जमने से रोकता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 78% है या पाया जाता है वायुमंडल में। बाकी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है या वायुमंडल में 21% पाया जाता है, 21% पाया जाता है, लगभग 20.95% पाया जाता है। आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है, उसके बाद अन्य गैसें होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल क्या होता है। आपसे पूछा है कि शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल क्या होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का औसतन जीवन काल 120 दिन होता है, उसके बाद ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। आपसे पूछा है कि रतौंधी जो है वह किस विटामिन की कमी से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन सी का भी रासायनिक नाम ध्यान रख लीजिए, अभी ऊपर पढ़ाया है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फाइनोक्यूलिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल वह रंजक या पिगमेंट है जो पौधों को हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके अणु की संरचना में मैग्नीशियम केंद्र में स्थित होती है, ठीक वैसे ही जैसे हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत जो है किस प्रकार की किरणों को अवशोषित करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो
जगह ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित होती है। पूछ लेता है कि वायुमंडल किस ताप में ओजोन परत पाया जाता है, तो समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। विशेष रूप से यह यूवीबी और यूवीसी किरणों को रोकती है, जो जीव जंतु और मानव के लिए हानिकारक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है। आपसे पूछा है कि परमाणु में धनात्मक आवेश जो है कहाँ केंद्रित होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में धनात्मक आवेश न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो कि धनात्मक आवेश में और न्यूट्रॉन जो कि निरावेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे जो है ऋणात्मक आवेश होता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू आप देख सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है होती है। आपसे पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने भी प्रतिशत जानते हैं आप लोग वह सब लिख दीजिएगा कि कौन कौन सी गैस कितने प्रतिशत वायुमंडल में पाई जाती है। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।